दोस्तों, सुमेर सिंह जिस गांव के रहने वाले थे, उस गांव के वो सरपंच थे। उस गांव में ही नहीं बल्कि उस गांव के पास पड़ोस के करीब 20 से 25 गांव उन्हें बहुत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और उस दृष्टि के पीछे की जो मेन वजह थी वो ये नहीं थी कि सुमेर सिंह अपने गांव के सरपंच थे, बल्कि ये थी कि सुमेर सिंह के पास उनकी पैतृक 50 बीघे की जमीन थी। कहने का मतलब वो उस एरिया के एक बड़े काश्तकार थे। जिंदगानी अपने रास्ते पर ढर्रे पर अपनी तरीके से चल रही थी। घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो सुमेर सिंह के पास करीब दर्जनों ट्रैक्टर थे। उनका अच्छा खासा व्यवसाय कभी कभी उनके जलनखोरों के लिए उनकी आंख की कील बनकर साबित होता था। दोस्तों, धीरे धीरे जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर रही थी। सुमेर सिंह की उम्र अब 45 साल हो चुकी थी। उनकी पत्नी देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक ही दिक्कत थी कि उनकी पत्नी जो है वो शरीर से बहुत भारी थी, यानी कि बहुत मोटी थी। अब अचानक उनकी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहने लगता है और फिर सुमेर सिंह उन्हें बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाते हैं, बहुत सारे अस्पतालों में दिखाते हैं, लेकिन उनकी बीपी की ये बीमारी उन्हें छोड़कर कभी गई नहीं। अचानक सुमेर सिंह एक दिन जब अपने दरवाजे पर ही बैठक में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, अचानक से अंदर से उनके घर पर पशुओं और मवेशियों की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति बाहर आता है और कहता है कि मैडम की यानी कि माता जी की तबीयत बहुत खराब है। दरअसल सुमेर सिंह का वो नौकर उनकी पत्नी को माता जी कहता था। अब सुमेर सिंह उस बैठक में जितने भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे उनसे हाथ जोड़ते हैं और सीधा अपनी पत्नी के पास, जहां पर उनकी पत्नी जिस कमरे में थी उस कमरे में जाते हैं और फिर अपनी गाड़ी बुलवाकर उन्हें एक अस्पताल एडमिट कराते हैं। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो हॉस्पिटल लेकर अपनी पत्नी को पहुंचते हैं और डॉक्टर फिर उनकी जब नब्ज टटोलते हैं उनकी पत्नी की, तो कहते हैं कि माफ कीजिएगा मुखिया जी, आपकी पत्नी अब दुनिया को छोड़ चुकी है। अब सुमेर सिंह के पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है दोस्तों, कि आखिर सुमेर सिंह अब उनका एक नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी महज 5 साल है, उस बच्चे को लेकर पूरी जिंदगानी अपनी कैसे काटेंगे, इन सब सवालों का जवाब उनके दिमाग में खोज रहा था। वो इन सब सवालों का जवाब वो खोजना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी संपत्ति नगण्य हो गई है, ना के बराबर हो गई है। अब ये सब सारे सवालों का जवाब खोजने का समय नहीं था। सुमेर सिंह अपनी पत्नी की मृत शरीर यानी कि उसकी लाश लेकर अपने घर पर आते हैं। दुखी मन से सुमेर सिंह अंतिम संस्कार करते हैं। पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद सुमेर सिंह जो गांव की और औपचारिकताएं होती हैं समाज की, उन क्रियाकर्मों को निपटाते हैं। करीब 13 दिन बाद जब सुमेर सिंह खाली होते हैं तो जितने बार अपने बेटे सुजीत का चेहरा देख रहे थे उनकी आंखों में बरबस आंसू आ जा रहा था। अब धीरे धीरे दोस्तों जिंदगी की गाड़ी अपने पटरी पर सुमेर सिंह की चलने लगती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। करीब 3-4 महीने का वक्त गुजर जाता है। 3-4 महीने का वक्त गुजरने के बाद सुमेर सिंह के चाहने वाले, सुमेर सिंह के पड़ोसी, सुमेर सिंह के रिश्तेदार सब सुमेर सिंह से यही कहने लगते हैं कि आपका एक बेटा तो है जिसकी उम्र अभी 5 साल है, लेकिन ये सारा साम्राज्य, ये सारी चीजें, इतना ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है, उसका वारिस तो आपको मिल गया है, लेकिन उस वारिस को बड़ा करने के लिए, उस वारिस को पालने के लिए घर में एक महिला की तो जरूरत है। ऐसे में आप अब शादी कर लीजिए। सुमेर सिंह को लोगों का ये फैसला रास नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब सुमेर सिंह को लगा कि नहीं, ये लोग सही कह रहे हैं, बेटे को अब एक मां की जरूरत है, तो इस स्थिति में हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर सुमेर सिंह ने वही किया जो समाज कह रहा था। उन्होंने अपने बेटे की भलाई के लिए एक महिला से शादी कर ली, एक महिला से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद वो महिला जब घर पर आती है तो कुछ दिन वो बेटे सुजीत की बहुत अच्छी देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे 3-4 साल का वक्त गुजर जाता है। बेटा बड़ा होता हुआ 10 साल का हो जाता है।
अब सुजीत 10 साल का जब होता है, चूंकि वह अब जानने लायक और समझने लायक हो चुका था, वो कई बार अपनी माता से पिट जाता था जब, तो अपने पिताजी को जाकर बताता था सुमेर सिंह से कि पिताजी आज माताजी ने मुझे पीट दिया है। और शिकायतों का ये दौर अगले 5-6 साल में इतना बढ़ता गया कि जब वो 16 साल की उम्र का हुआ सुजीत, तो सुमेर सिंह ने उसे घर से मार पीट कर बाहर निकाल दिया और कह दिया कि बेटा मैं तुम्हें अब घर पर नहीं रख सकता हूं, तुम्हें अपनी जमीन जायदाद से, अपनी प्रॉपर्टी से, जितनी मेरी पैतृक संपत्ति है, सब चीजों से तुम्हें बेदखल करता हूं और तुम अब यहां पर मत रहो। उसके पीछे का एक कारण दोस्तों ये भी था कि जो उनकी सौतेली पत्नी आई थी, कहने का मतलब सुजीत की मम्मी के एक्सपायर होने के बाद जो सुमेर सिंह मुखिया ने एक पत्नी लाई थी, उस पत्नी के भी कई बच्चे हो चुके थे। अब वो अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार देती थी और सुजीत को गाहे बगाहे पीट दिया करती थी। अब सुजीत की पूरी तरीके से कीमत घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं थी। सुजीत की ये कीमत अगर उसके माँ के ही नजरों में होती तब तक बात ठीक थी, लेकिन उसकी ये कीमत पूरी तरीके से उसके बाप सुमेर सिंह, उसके पिता सुमेर सिंह की नजरों में भी यही हो चुकी थी। अब सुजीत बेचारा इधर उधर गांव में लोगों के बीच में, कई लोगों के बीच में बैठने लगा और सबसे बैठने के बाद यही कहता कि मेरे पिताजी ने अपनी दूसरी पत्नी यानी मेरी सौतेली माँ के चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया और मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। अब तो वो मुझे अपना बेटा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दोस्तों, आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? क्या एक माँ जो सौतेली उसके घर में आई थी उस बेटे को पालने के लिए, उसकी वजह से ऐसा सुमेर सिंह ने किया, या सुमेर सिंह की और कोई चाल थी? पूरी चाल आखिर में कैसे इस बेटे ने पलट दी, ये बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों, बस कुछ मिनट के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए। और कहानी की सच्चाई जानने के पहले दोस्तों, आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके पास ऐसी सामाजिक, रोचक और कुछ सीख देने वाली कहानियां लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल बिना देरी किए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, अब ये बेचारा सुजीत जो होता है वो गांव में कई लोगों के पास बैठता है और अब स्थिति यहां तक आ चुकी थी क्योंकि पिता सुमेर सिंह अब भी उस ग्राम पंचायत के प्रधान थे, मुखिया थे। ऐसे में उनका जो वर्चस्व था वो लोगों के सर पर चढ़कर बोलता था। अब जिधर भी सुजीत जिसके भी दरवाजे पर बैठता, लोग उसे कुछ देर तो बैठने देते और उसके बाद सुजीत से कहते कि भाई तुम यहां से मेरे दरवाजे से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी अगर किधर से आ गए और या तुम्हारे पिताजी का कोई जानने वाला ये बता दिया कि तुम फला के घर पर बैठे थे, तो भाई साहब मेरा तो लेने का देना पड़ जाएगा, इसलिए भाई साहब यहां से चले जाओ। सुजीत जब ये चीजें देखता है तो उसे बहुत आत्मग्लानि होती है और ये सोचता है कि शायद अगर मेरी माँ इस धरती पर होती, शायद मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब ना होता। वो कई लोगों से सलाह करता है, कई लोगों से सलाह मांगता है कि आखिर मैं इन सब चीजों को सुधार कैसे ला सकता हूं, आखिर मैं पिताजी के दिल में जगह कैसे बना सकता हूं, आखिर मैं इस पूरे परिवार का, इस पूरी जमीन जायदाद का वारिस कैसे बन सकता हूं। वारिस बनूं या ना बनूं ये तो समय और भाग्य की बात है, पर जो पिताजी के घर से निकाल दिया है उस घर का मैं बड़ा बेटा हूं, उसके नाते मुझे घर में तो खाना पीना रहने की जगह तो एक देनी ही चाहिए। लेकिन पिताजी ने सौतेली माँ के चक्कर में वो सब भी नहीं दिया है। बड़ा हैरान परेशान रहता है, कई लोगों से पूछता है, कोई भी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। पूरे गांव वालों से वो एक ही क्वेश्चन पूछता था कि क्या मैं सुमेर सिंह का बेटा नहीं हूं। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी जो वो कह दे कि वो सुमेर सिंह का बेटा है। अब वो सबके पास हैरान परेशान हो जाता है, थाने पर भी पहुंचता है। थाने पर जो एसएचओ साहब होते हैं उनसे पूरी आप बीती सुनाता है और कहता है कि साहब मेरे पिताजी ने मुझे अपना बेटा मानने के लिए मना कर दिया है। क्या साहब मैं उनका ओरिजिनल बेटा नहीं हूं, जबकि मैं उनकी पहली पत्नी की संतान हूं, पहला बेटा हूं घर का। ये समाज को, ये सबको, ये पूरे परिवार वालों को, पूरे गांव वालों को, बल्कि पूरी पवस्त में, पूरी एरिया में सबको पता है। लेकिन साहब इस तरीके से ज्यादती कर रहे हैं, अब मैं क्या ही करूं।
पुलिस लेकिन अपना मुंह नहीं खोलती है। पुलिस भी क्या करती, क्योंकि एक परिवार का मैटर था, पुलिस उसको थाने से भगा देती है और कहती है कि ऐसा है, तुम जाओ अपने पिताजी से इन सब बातों की चर्चा करो, यहाँ पर तुम्हारा कोई हल नहीं निकलेगा। बहुत हैरान परेशान रहता है। अचानक एक दिन उसे एक बुजुर्ग मिलता है, उस बुजुर्ग से वो बातें करने लगता है। बुजुर्ग से कहता है कि बाबा जी, हमारी ये स्थिति, वो अपनी पूरी आप बीती पूरी राम कहानी उस बुजुर्ग को बताता है। वो बुजुर्ग उसे बताता है कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम कहीं ना जाओ, कुछ भी मत करो, किसी से कोई प्रश्न मत पूछो, ना हैरान हो ना परेशान हो, तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। तो वो कहता है कि बाबा जी ऐसा बताइए क्या करना पड़ेगा। वो कहता है कि बेटा धैर्य रखो, कल सुबह तुम 10 बजे मुझे मिलना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। अब वो बुजुर्ग चला जाता है। काफी श्रेष्ठ बुजुर्ग था उस गांव का, और उसे इस बात का डर भी नहीं था कि अगर सुमेर सिंह ये पता चलेगी कि मैंने ही बताया तो सुमेर सिंह मेरा कर भी क्या लेगा, अब तो मुझे ऊपर जाने का समय आ गया है। ऐसे में वो ग्राम प्रधान सुमेर सिंह से, ग्राम के मुखिया सुमेर सिंह के गांव के मुखिया सुमेर सिंह से तनिक भी नहीं डरता है। निर्भीक होकर अगले दिन सुबह वो बुजुर्ग के पास सुजीत पहुंच जाता है। सुजीत पहुंचने के बाद कहता है कि बाबा आप बताओ हमें क्या करना होगा। तो वो बुजुर्ग बताता है कि बेटा, तुम्हें जो करना होगा वो तो एक हिसाब से बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर तुम उसे कर ले जाओगे तो तुम ये सिद्ध कर दोगे कि तुम सुमेर सिंह के ही बेटे हो। वो कहता है कि करना क्या पड़ेगा बाबा बताओ। तो वो बुजुर्ग सुजीत को समझाता है कि बेटा करना कुछ नहीं है। कुछ गांव के किनारे जिन लोगों ने अपना पक्का मकान बना लिया है, जो गांव के बिल्कुल किनारे रहते हैं, उन लोगों की पहले की पुरानी की छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, और उन झोपड़ियों में अगर तुम आग लगाते हो तो किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि ये बातें अगर थाने तक पहुंचेंगी तो उन्हें अग्नि विभाग द्वारा कुछ मुआवजा भी मिल जाएगा, और तुम्हें उन झोपड़ियों में आग लगानी है। बस शर्त एक है बेटा कि जब तुम उन झोपड़ियों में आग लगाने जाओगे तो अपने पूरे चारों तरफ मुंह पे एक गमछा बांध कर जाओगे, और जब तुम उन झोपड़ियों में आग लगा दोगे और जब लोग चिल्लाना शुरू करेंगे कि उन झोपड़ियों में आग लग गई है और आग तेजी से प्रज्वलित हो गई है, तेजी से आग ने अपना प्रचंड रूप रख लिया है, तब तुम वहां से अपने हाथ में जिस चीज से आग लगाओगे, माचिस से या किसी भी चीज से तुम आग लगाओगे, तब तुम्हें अपना वो गमछा खोलना है और अपना गमछा खोलकर चेहरा दिखाते हुए गांव वालों को, क्योंकि जब वहां पर आग लगेगी तो गांव वाले आएंगे जरूर, और गांव वाले जब सबसे पहले पहुंचेंगे तो वो तुम गमछा बांधे रहोगे, मुंह में तुम्हारे पूरे चारों तरफ से कपड़े रहेंगे, ऐसे में तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करनी है, बस तुम्हें इतना करना है, उस गमछे को खोलकर तुम्हें भागना है। अब सुजीत कहता है कि ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं। अब वो शाम का इंतजार करने लगता है। शाम को जैसे ही लोग गांव के खाना पीना खाकर अपने पक्के मकान में सोने चले जाते हैं, और जैसे ही सोना शुरू करते हैं, अचानक से वो एक माचिस की तीली लेकर आता है और एक पक्के मकान के सामने, जिसकी निष्प्रयोग, जिसका कोई यूज नहीं था, झोपड़ी पड़ी हुई थी, उस झोपड़ी में जैसे ही दादाजी ने, बाबा जी ने बताया था, जो बुजुर्ग थे काफी, कि गमछा बांध लेना, उसी तरीके से उसने अपने सर को, अपने पूरे चेहरे को गमछे से ढक कर रखा था, और फिर वो उस छप्पर में माचिस मार देता है। और जैसे ही वो माचिस मारता है, छप्पर चूंकि पुराना था, एकदम उसमें जो मटेरियल लगे हुए थे, जो चीजें से छप्पर बना था, वो पूरी तरीके से सूखा था, धू धू करके तेजी से जलने लगता है। और जब तेजी से जलने लगता है, अब गांव के एक व्यक्ति को ये लपटें दिखनी शुरू होती हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अब सुजीत वहां से अंदर से तेजी से निकलता है और अपना गमछा खोलते हुए गांव के बाहर की तरफ भागता है। अब जब गांव के बाहर की तरफ भागता है तो कुछ लोग तो आग को बुझा रहे थे, और कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आग सुजीत ने लगाई है। अब कई लोग सुजीत के साथ साथ एक नाम और जोड़ रहे थे कि अरे भैया, सुजीत उसी ने आग लगाई है जो सुमेर सिंह का बेटा है। और फिर गांव के कई लोग थाने पहुंचते हैं और वहां पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर में लिखा जाता है सुजीत सुपुत्र सुमेर, पूरा उनका डिटेल लिखा जाता है, और उसके बाद पूरा गांव एक स्वर में जो
पूरा गांव उस सुजीत को मजबूरी के दिनों में, दुख के दिनों में, जब वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। अब पूरा गांव एक स्वर में बोल रहा था कि सुजीत जो सुमेर का बेटा है। अगले दिन थाने वाले आते हैं, सुजीत को लेकर जाते हैं, सुजीत सारी बातें बताता है। फिर गांव में एक पंचायत इकट्ठा होती है, गांव में लोगों का समूह इकट्ठा होता है और उस समूह में पूरे गांव वाले प्रधान जी को यही कहते हैं, मुखिया जी को यही कहते हैं, सुमेर सिंह को, कि आपके बेटे ने ही गांव में आग लगाई है, आपका ही बेटा है वो। और जब भी वो लोग बात कर रहे थे यही कह रहे थे कि सुजीत जो सुमीर का बेटा है उसी ने गांव में आग लगाई है। अब पूरे गांव से सुजीत एक प्रश्न पूछता है कि जब मैं मजबूरी के दिनों में था तब मैं सुमीर सिंह का बेटा नहीं था, आज जब आप मजबूरी के दिनों में आ गए हैं तो आपको ये कैसे पता चल गया कि मैं सुमेर सिंह का बेटा हूं। गांव उसका इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है और फिर पूरे गांव की पंचायत ये फैसला लेती है कि सुजीत को वापस बुलाया जाए। अब सुमेर सिंह भी पूरी तरीके से फंस चुके थे क्योंकि थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें उनका भी नाम था और सुजीत ने इन सब का पीछे का कारण पिता की प्रताड़ना का आरोप लगाया था थाने में। अब सुमेर सिंह को यह नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस तरीके से इस फैसले को दोबारा वापस ले। खैर जब उन्हें लगा कि अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो उन्होंने भरे समाज के बीच में उस पंचायत में ये माना कि सुजीत सिंह उसका खुद का बेटा है और सुजीत सिंह को जो भी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे थे वो अपनी पत्नी के कहने से अब वो ऐसा नहीं करेंगे। तो उसमें सुमेर सिंह की ही दिक्कत नहीं है, बल्कि आज इसने गांव में आग लगाई है, कल पूरे गांव के साथ और कोई कांड कर सकता है। गांव वाले लगातार मुखिया जी के ऊपर प्रेशर बना रहे थे और प्रेशर बनने के बाद मुखिया जी अपना फैसला वापस ले लेते हैं, सुजीत को अपने पास बुला लेते हैं और अपने प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा आ रहा था उसका वारिस बना देते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी विकराल समस्याएं आ जाती हैं जिसका हल हम उस ग्रामीणों की तरह, उस गांव वाले लोगों की तरह से पूछने पहुंचते हैं। ऐसे मौकों में जब भी जीवन में कोई दुश्वारी आए तो अपने से बहुत श्रेष्ठ जन से हमें सलाह लेनी चाहिए, जो ऐसी सलाह दे जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। दोस्तों तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप फिलहाल सुमेर सिंह के फैसले के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप उसके बेटे सुजीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और जो बुजुर्ग दादाजी ने सुजीत को यानी कि सुमेर के बेटे को ये सलाह दी थी कि तुम जाकर गांव में जो पुरानी बस्तियां हैं, पुराने जो निष्प्रयोग जिनका कोई प्रयोग नहीं है, उन झोपड़ियों में आग लगा दो। दादा के इस सीख पर, इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। फिलहाल आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी और आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, कहां से देख रहे थे, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताइएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।